लाओ बिल्डोजर और चढ़ा दो हमारे ऊपर, घर तोड़ोगे हमें भी तोड़ दो यार, बस अब तो यही हो सकता है। अगर ये महरम नगर तोड़ दिया जाएगा तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हम पेपर नहीं दे पाएंगे, हम फेल हो सकते हैं और हमारा करियर खराब हो सकता है, इसलिए महरम नगर ना तोड़ा जाए। एक ही परिवार के जैसे किसी के 4 भाई हैं, किसी के 3 भाई हैं, तो नहीं रह पा रहे क्वार्टरों में एक एक भाई, वे ही अपने घर मकान बना कर रहने लगे यहाँ। मैं प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज कहाँ है वो? हमारे साथ तो विकास की जगह विनाश की बात चल रही है। तो हमारी गुजर की वहाँ से भगा दिया हमारे। यहाँ पे तो पक्के मकान है, आप चारों तरफ देखिए यहाँ पे पक्के मकान है। अब अगर आप पक्के मकानों को हटा दोगे, 100 साल पुराने गाँव को हटा दोगे तो ऐसे कहाँ चलेगा? सारे लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे? अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया और अभी मोदी भी ऐसे कर रहा है, बीजेपी सरकार भी ऐसे कर रही है कि दलितों का मतलब शोषण किया जाए किस तरीके से। वोट मांगने आते हैं तब हाथ जोड़ के आते हैं, हमारे पैरों में पड़ते गले लगाते हैं, हमें बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और आज हमारे पे ये बित्ता पड़ी है तो कोई हमारे पास नहीं आ रही, कोई सरकार नहीं आ रही। सरकार के विरुद्ध बोलते हुए सब आजकल सबको डर लगता है। हाँ जी सर, पर हम गाँव को खाली नहीं करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक की, जब तक हमसे लड़ा जाएगा। सारा ही गांव जो है टोटली ऐसे लोगों का है कि जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं। बीजेपी का, अंग्रेजों का, मुसलमानों कब तक साइंस है? अब इसको हटा के, इस गांव को हटा के यहाँ पे पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। लोगों का रोजगार हट जाएगा, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कहाँ जाएंगे लोग? अगर जनता उठा सकती है ना तो जनता गिरा भी सकती है। हम महरम नगर नहीं छोड़ेंगे। हम बड़े खुश हुए, हमारे गांव में गृह मंत्री जी आए हैं, अब तो हमारे गांव में घी दूध की नदियां बहेंगी। सर ये घी दूध की नदियां बह रही हैं। सर हम गरीब आदमी, हम उनका क्या खून बहाएंगे? हम तो अपना खून बहा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे आके विजिट करके देख लिया है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में एक जगह है, तो क्यों ना इसको हटा के यहाँ पे कुछ नया बना जाए। मोदी जी ने एक नारा दे रखा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सर हमारा तो खुद ऑलरेडी मकान है, वो उनको झुग्गियाँ बनाना चाह रहे हैं। वो हम यहीं रहेंगे, अपने बच्चे न लेकर कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता कितनी साल हो गए यहाँ, बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे? स्कूल, काम धंधे हैं। 30 तारीख को ये तोड़ने के नोटिस दे रहे हैं और हमारे बच्चों के पेपर आ रहे हैं 5-6 तारीख को। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपना घर खाली नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए है ना हमें मरना क्यों नहीं पड़े। पर हम घर खाली नहीं करेंगे। इतने 80 साल की उम्र हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? सर हम यहीं रहे और यहीं रहेंगे। हम हमको जमीन नहीं चाहिए, हम यहाँ से नहीं जिलेंगे। वो बोलेंगे हम आपको इतने करोड़ की जमीन, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने गाँव में रहना है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। इस वक्त द स्वतंत्र की टीम दिल्ली के बहुत ही पॉश और वीआईपी इलाके में है। ये देख सकते हैं, ये सड़क है और आगे जाकर एयरपोर्ट से मिलती है। इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इधर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यानी कि देखिए जहाज़ भी ऊपर जा रहा है। आप समझ जाएंगे कि दिल्ली का हर बड़ा आदमी, जी हाँ, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हो, इस जगह से ज़रूर गुजरता है। लेकिन एक ख़ास बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए, ये है गांव ईस्ट मेहराम नगर गेट नंबर 1। आज कहानी यही की है क्योंकि इस गांव में एक संकट आ गया है। वो संकट क्या है, आइए उसको समझने के लिए अंदर चलते हैं गांव में। तो देखिए हम लोग ईस्ट मेहराम नगर के अंदर आ गए हैं और ये वाल्मीकि मंदिर है। यहाँ पर आप ये शामियाना से समझ सकते हैं कि लोग अंदर बैठे हुए हैं, एक चौपाल चल रही है। कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं और आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मामला क्या है, आइए आपको हम समझाते हैं। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या मतलब है? देखिए अजय साहब, आज हम इस गांव में इसलिए आए क्योंकि एक आज़ादी से पुराना गांव है जिसमें बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल से आबादी करीब 15,000 परिवार तो होंगे यहाँ पे। 10 से 15,000 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। अचानक से पूरे गाँव के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। गाँव को ही नोटिस आ गया है, पूरे गाँव को। किस चीज़ का नोटिस आया? देखिए इन सबको हटाने के लिए NHI और नोटिस आया है। तो 3 महीने से लोग कोशिश कर रहे हैं सरकारों से मिलने की, तमाम लोगों से मिलने की, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। ये गांव का मंदिर भी है और वाल्मीकि मंदिर है, जहां पर ये सब पंचायत अपनी लगा करके रोज यहीं पर बैठे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं। हाँ, नमस्कार भाई साहब।
सर अचानक से आपका गांव बड़ा चर्चा में आ गया, क्या मामला क्या है पूरा बता पाएंगे आप? हम यहाँ से हमारे काफ़ी पूर्वज यहाँ, कई पीढ़ियाँ हमारी यहाँ की रहने वाली है। और अभी जो है एक हफ्ते पहले एनएसडी ने हमें एक नोटिस दिया है कि जी अप टू 30 सितंबर आप इन मकानों को खाली कर दीजिए, और हम जो है या तो आप खुद खाली कर दीजिए, अदरवाइज़ हम बुलडोज़र ला के और इसको तोड़ देंगे और उसके डेमोलिशन का चार्जेस भी हम आपसे ले लेंगे। मतलब कि पूरा गांव खाली करने के लिए आपसे कहा जा रहा है? जी। अच्छा, दूसरी बात, मैं इससे पहले कि ये तो मैंने लेटेस्ट बताया है। एक्चुअल ये है कि हम यहाँ से मुग़ल कालीन है हमारा ये गांव, यानी जिस समय यहाँ मुग़लों का शासन था उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमारे महरमनगर गांव के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, और आज भी उसका जो गेट है वो मॉडर्न तरीके से ही बना हुआ है। तो ये अंग्रेज़ों से पहले का गांव है, और उस समय क्योंकि थोड़ा सॉरी टू से कि अस्पृश्यता ज़्यादा थी, छुआछूत, तो जो हमारे लोग जो हैं वी आर ऑल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो उस समय जो है ना जो बड़ी कास्ट के लोग जो होते थे, स्वर्ण जाति के जो लोग होते थे, वो थोड़ा हमारे से डिस्टेंस रखते थे। ये आपको भी मालूम है, सभी जानते हैं इस बात को। तो हमारे घर भी जो हैं वो थोड़े उन लोगों से दूर थे, थोड़ा सा दूर। जो आज एयरपोर्ट पे G5 एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ थे हमारे घर। तो वहाँ 1965 में जिसमें पाकिस्तान के साथ वार चल रही थी, इमरजेंसी लगी हुई थी और ब्लैकआउट लगा हुआ था, तो खैर हमें ऐसा उस समय कोई लीगली कोई नोटिस नहीं दिया गया या कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई कि भाई हम आपके इस एरिए को, आपके आवास को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अचानक बुलडोज़र आए और उन्होंने जो है मतलब वो घर तोड़ने के लिए रेडी। अब देखिए, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एक ऐसा एरिया, दिल्ली कैंट के अपने अलग रूल होते हैं, भारत सरकार के रूल अलग है, दिल्ली कैंटोन। अब हम उस समय कोई उनके साथ नेगोशिएट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। वहाँ हमारे राष्ट्रीय की बात थी, हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। हम उस समय बताइए अपनी सरकार के साथ युद्ध करें या पाकिस्तान को फेस करें। एज ए नागरिक हमने उस समय अपनी भारत सरकार का साथ दिया। ये 1965 1965 में हमने भारत सरकार का साथ दिया, और जो भी भारत सरकार ने उस समय, हाँ हमारा उससे पहले भी एक केस दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अगेंस्ट चल रहा था। हम कोर्ट में गए उस समय, हमने वहाँ जाके कोर्ट से स्टे लिया। तो अब देखिए, अब कोर्ट में ये है जैसे हम 100 आदमी या हमारे 100 घर हैं, तो हम कोर्ट में 100 आदमियों के नाम तो नहीं लिखवाएंगे। तो वहाँ हमारे 3 आदमी हमारे पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे ताऊ जी थे नानगा जी, एक हमारे दादाजी होते थे ज्ञानी राम जी, और एक हमारे जाटव समाज से थे ननवा चौधरी, जो उस समय पूरे गांव को हैंडल कर रहे थे। क्योंकि अगर कोई ऑन बिहाफ ऑफ पूरे गांव के अगर कोई मुकदमा चलेगा तो गांव का हर आदमी तो नहीं जाएगा जी कोर्ट में। तो जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो ये 3 आदमी थे। वहाँ जाके कोर्ट से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या किया, उन तीनों के घर तो छोड़ दिए, बाकी हमारे तोड़ दिए सबके, और हमें एक तरह से बेआसरा करके छोड़ दिया। हमारे लिए कोई ऐसा ये नहीं कहा कि भाई हम आपके घर तोड़ रहे हैं आप वहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया गया। हमें दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बस घर तोड़ने तक का ही मेरा ख्याल शायद उनको निर्देश था। ऐसा कोई ये वो नहीं था कि ये बाद में कहाँ जाएंगे। जैसे तैसे ये जो 60 क्वार्टर बना रखे थे ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के ही थे। वी डोंट नो कि वो हमारे लिए थे या किसके लिए भी थे। उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उस समय हम बच्चे थे, हम भी थे उन्हीं में, और वो बेचारे सब अपना सामान उठा के उन्होंने ला के इन क्वार्टरों में डाल लिया। अब किसी का किसी में, किसी का किसी में। अब बाद में पता लगा कि ये क्वार्टर जो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के ही बनाए हुए थे।
तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अधिकारी आया दूसरे या तीसरे दिन, उन्होंने इन मकानों को एज पर लिस्ट, उनके पास 60 आदमियों की लिस्ट थी, 60 आदमियों की, तो उन्होंने वो अलाट कर दिया कि जी ये 1 नंबर मकान फला का है, 2 नंबर फला का है। इस तरह उन्होंने 60 आदमियों का ये बता दिया कि ये 60 क्वार्टर इन लोगों के हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, आप मेरी बात को समझेंगे कि 1965 में तो उन्होंने हमें ये यहाँ रखा। इसका मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड के पास जो लिस्ट थी वो या तो 55 की होगी या 50 की होगी। भाई उन्होंने जो लिस्ट बनाई होगी वो प्रीवियस पीरियड की ही होगी, ठीक है ना। तो उस बिहाफ पे उन्होंने हमें ये 60 क्वार्टर अलाट कर दिए। अब आप मुझे बताइए 65 से पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि वो 10 साल पहले या 5 साल पहले की भी लिस्ट थी, यानी 1960 की भी मान लो, तो जो 1960 में जो सेक्शन हेड, फैमिली हेड जो बंदा था 1960 से आज 2025 तक, क्या उसका परिवार नहीं बड़ा होगा? 65 साल के करीब होगा। ज़्यादा हो गए होंगे सर, ज़्यादा हो गए होंगे सर। 3-4 पीढ़ी आ जाती है। और उस समय जो हमारे परिवार के मुखिया थे, मान लो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे ग्रैंडफादर के फिर 4 बेटे हो गए, फिर उन 4 बेटों के 4 और लड़के हो गए, क्योंकि उस समय कोई ये थोड़ी था कि हम 2 और हमारे 2, उस समय तो 7-8 भी हो जाते थे, किसी किसी के 10-12 भी थे, मैं ऐसा भी प्रूफ दे दूंगा। तो हमारा परिवार उसके बाद बढ़ा ही बढ़ा है ना। तो अब उस 60 परिवार का ही परिवार बढ़ के देख लीजिए कितने घर हो गए होंगे। ये आप हमारी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो बताइए उस 10 बाई 10 का क्वार्टर जो हमें उस समय अलाट हुआ था, अगर हम खड़े खड़े भी रहे ना सर, तो हम उस घर में नहीं रह सकते। अगर खड़े खड़े भी रहे, लेटना बैठना तो बहुत अलग बात है, और उसमें बहू बेटी भी है। तो अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे, हमारे कुछ ऐसे परिजन थे कि जो 1960 की, उन्होंने तो 1960 की लिस्ट के हिसाब से दे दिया, कुछ उस समय भी रह गए। उस समय भी कुछ ऐसे घर थे जो रह गए। अब वो जो रह गए वो बेचारे कहाँ जाए, घर तो उनके भी टूटे थे, तो वो भी यही आए। उन्होंने अपना उस समय इमीडिएट कुछ नहीं कर सकते थे, फूस की एक वो झोपड़ी सी बनाई और उसके अंदर वो रहने लगे। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि 2-3 महीने के बाद दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल, जो हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल था, उसकी लेडी टीचरें हमारे यहाँ आई और उन्होंने जो हमने झुग्गियाँ बनाई थी उस समय, भाई परिवार जब बड़ा हुआ था, अब एक मेरे डैडी या मेरे ग्रैंडफादर के नाम था, अब उनके 4 बच्चे थे, तो वो एक परिवार, चलो दादाजी वहाँ रह गए, बाकी उसके 4 बच्चे कहाँ रहेंगे। उन्होंने अपना उस समय इमीडिएट जो भी फूस की झोंपड़ियाँ बनाई थी। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के जो टीचर्स थे उन्होंने आके और उनका एक सर्वे किया और उनको एक नंबर दिया, T1, T2, T3, ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का ही हमें दिया गया नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद जो लेटेस्ट हम ये सुन रहे हैं कि 86 में कुछ ज़मीन हमारी, कहते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने NSD को दे दी। अब उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात है। हमें कौन बताएगा? दिल्ली कैंटोनमेंट, ओनर ऑफ दिस लैंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है। वी आर ऑल एक्सेप्टेड इट कि ओनर ऑफ दिस लैंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब देखिए वहाँ से हमारे घर तोड़ दिया, हमारा रेनोवेशन हो गया। रेनोवेशन होने के बाद जब हम यहाँ आए, यहाँ सर हमें बता दिया रेंटेड। तो ये पूरा गांव रेंटेड है? हाँ जी। अच्छा, जो हमारे 60 क्वार्टर हैं, दीज आर ऑल रेंटेड। वी आर पेइंग रेंट। जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमें किराया मुकर्रर करके दे रखा है, वो किराया हम दे रहे हैं। जो भी उन्होंने दिया, वाटर टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसका 1000 रुपये ईयरली भी हम दे रहे हैं। 1000 रुपया सालाना हमारे से वो भी लिया जा रहा है। अब
एनएसजी और डीसीबी के बीच में क्या निर्णय हुआ, डीसीबी ने कौन सी जमीन एनएसजी को दी, वो हमारे को उस चीज का हमारे को कोई नोटिस। तो अब अगर आज की तारीख की बात की जाए तो गांव में कितने परिवार होंगे जिनके सामने अब बेघर होने का खतरा ही खड़ा हो गया? लगभग 4-5 हजार। 4-5 हजार, तो यानी करीब 20,000 आदमी मतलब हाँ। अच्छा, अगर 5,000 भी माने तो 4 लोग भी एक घर में माने तो कम से कम 20-25 हजार आबादी। हमारे यहाँ मेरे ख्याल 12 से 15 हजार तो वोट है हमारे यहाँ। अच्छा, और जो माइनर है वो तो फिर वो अलग है। 12 से 15 हजार तो हमारे यहाँ की वोट है। तो जाएंगे कहाँ? क्या कुछ अभी हमें ये थोड़ी कहा है कि आपको हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। नो, केवल खाली करवा। हाँ, खाली करो। तो ये है अभी तो। और उसके बाद पहले एनएसडी ने एक, हाँ ये भी बताना चाहूंगा कि एनएसडी ने इससे पहले हमारे यहाँ एक नोटिस लगाया, इंडिविजुअल भी भेजा कि हम आपको आपके घर से क्यों ना निकालें, आप हमें रीजन बताओ। और हमें एक टाइम दिया गया कि जी आप इस टाइम को आइए और हमारे अधिकारी से बात करिए और हमें ये बताइए या कोई अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अब देखिए 1911 और 12 जिस समय दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड बना, उस समय ये जमीन जो अलाट हुई दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को, तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये खुद मान रखा है कि 11 और 12 में मुझे महरम नगर के नाम से एक रेजिडेंशियल एरिया बताया गया है 1911-12 में, यानी अंग्रेजों के टाइम में। आज हमें ये अनऑथराइज बता रहे हैं। तो अभी तक तो झुग्गियां अनऑथराइज होती थी, अब गांव भी अनऑथराइज हो गया। सर जी अब ये तो हम क्या कहें सरकार के बारे में, सरकार के विरुद्ध बोलते हुए सब आजकल सबको डर लगता है। तो मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ, खैर मुझे तो दाल रोटी यहाँ मिले या वहाँ मिले, मुझे तो कोई खतरा नहीं है। सर एक चीज बताइए, आप लोग एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको लगता है कि इस विशेष समुदाय के होने के कारण ये सब ज्यादा हो रहा है? डेफिनेटली सर, हम दलित समाज के लोग हैं, तो ये हमारे गांव में ज्यादातर दलित समाज के जी है, ओबीसी भी, लेकिन ज्यादातर ये जिनके ऊपर अब ये जो प्रभु की सरकार की जो इस समय माया है, ये अधिकतर हमारे दलित भाइयों के ऊपर ही नाजिल हो रही है। सर एक ना अपने दर्शकों के लिए हम ये समझना चाहेंगे, आप समझाइएगा कि आपको यहाँ पर बसाया गया था, आप लोगों ने आकर यहाँ पे कब्जा नहीं किया। जी यही बात है ना? जी मैंने अभी क्या बताया कि जिन 60 क्वार्टरों में वहां से उस समय तो हमें ऐसा कुछ नहीं किया गया, अब इमरजेंसी लगी हुई है। हाँ, ऐसी हमारी अपनी सोच है। मे भी शायद भारत सरकार ने या दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये सोचा हो यार ये ग्रामीण आदमी है, ब्लैकआउट लगा हुआ है, हवाई अड्डा टच है, ये कहीं रात को दिया ना जला दें, या मतलब हो सकता है। मैं ऐसा ये नहीं करा कि शायद दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के दिमाग में ये बात रही हो कि ग्रामीण आदमी है, इनको क्या पता ब्लैकआउट क्या होता है और क्या वो कहीं ऐसा ना कर दे शायद। और वहाँ बस एक सेंटेंस यूज होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, और वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एक ऐसा सेंटेंस है कि उस समय साहब कौन रिस्क लेगा? उस समय पाकिस्तान के साथ वार चल रही है ना, कौन उस बात को ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन तो उस समय हम यहाँ आ गए। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि यहाँ आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ जो एक्चुअल है मैं वो बता रहा हूँ। हमारे लोग वहाँ से चुपचाप आए और यहाँ इन्होंने किसी ने किसी घर में, किसी ने किसी घर में, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद बोर्ड का अधिकारी आया, उसने आके ये हमें बाई नेम अलॉट किए हैं। ठीक है, चलिए और लोगों से जानते हैं, जरा जानकारी लेते हैं। अच्छा सर एक चीज, जी वो जो हमें नोटिस दिया था, उस नोटिस के अगेंस्ट हम मिलने के लिए उन अधिकारियों के पास गए, जिन दिन की भी उन्होंने हमें डेट दे रखी थी। उनमें क्या था, 4 आदमियों को 1 दिन की डेट दे रखी है, 4 आदमियों को 1 दिन की डेट। हमारे लोग उनके पास जाते थे। अब एनएसजी ऐसा तो है नहीं सर किसी के घर में घुसना है, वहाँ गेट पे हमें रोक लिया जाता था। हाँ जी क्या काम है? जी हमारे पास ऐसे ऐसे लेटर आया है और हमें वो एस्टेट ऑफिसर से बात करनी है। हाँ ठीक है आप यहीं ठहरिए, हम बात करते हैं। और उन्होंने फ़ोन में, नहीं सर आज सर अवेलेबल नहीं है,
और आप फला दिन फिर आइए। सर देखिए, हम दिहाड़ी मजदूर वाले आदमी हैं, हम तो डेली खोदते हैं और डेली पीते हैं, हमारी कोई वो मील तो चल नहीं रही, मजदूर आदमी है। अब एक दिन की दिहाड़ी तोड़ के हम उनके पास गए, वहाँ उन्होंने हमें कह दिया साहब आज बिजी है या आज साहब अवेलेबल नहीं है। हम सर कब तक, मोस्टली हमारे लोगों के साथ यही हुआ। अभी हम आज से 4 दिन पहले सामूहिक रूप पे उनसे मिलने गए, वहाँ हम सबको फिर रोक दिया। किस लिए आए हैं जी? सर का लेटर है भाई, हमारे ऊपर ऐसा ऐसा आप ये कह रहे हैं कि भाई घर खाली करो। हम ईओ साहब से, स्टेट ऑफिसर से मिलना चाहते हैं। वहाँ एक अधिकारी आए, उनका नाम कहो तो मैं बता भी दूँगा, इंस्पेक्टर सुमित कुमार जी थे, जो कमांडो के इंस्पेक्टर थे। उन्होंने आके हमारे को कहा जी आप नहीं मिल सकते, साहब अवेलेबल नहीं है, आप मंडे को आइए। अरे साहब आपने 30 तारीख की तो हमें बाउंड कर रखा है, उसमें भी आप हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए हम उसके लिए क्या करें? चलिए कोई हमें एक बार गाँव था, हाँ ये देखिए, ये ईस्ट मेहराम नगर गाँव बचा है। एनएसजी द्वारा दलितों, पिछड़ों के ग्राम समस्त लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये बैनर लगा हुआ और ये पूरा गांव का युवा और बाकी लोग भाई साहब ये चीज़ समझाइए ज़रा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं लोग? टैक्सी ड्राइवर सब, गरीब आदमी सब, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे ही करता है बस। और क्या है, यहाँ टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा है यहाँ पे, गरीब आदमी हम, और गरीब आदमी के दरिद्र को परेशान करा जा रहा है। तो सरकार को परेशानी करे, देखो तो परेशान हो रहे हैं सब परेशान है, टेंशन में हो रहे। तो हमारे हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए हमारे यहाँ से, 2 हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए। दिखाइए एक बार हम क्वार्टर दिखाए थे आपको, जो क्वार्टर हमारे पुराने वो दिखाए थे, उसको तस्वीर दिखा थे, कितने छोटे क्वार्टर थे। ठीक है, क्या करें। सही, ये जी दास स्वतंत्र है। देखिए, ईस्ट मेहरम नगर गांव बचाओ एनएसजी द्वारा दलितों और पिछड़ों व ग्राम के समस्त लोगों पर एनएसजी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि ये लोग कितने पुराने रह रहे थे, अब इनको एक नोटिस आ गया जिससे इन्हें गांव को खाली करने का पूरी बात हो रही है। हाँ जी सर, पर हम गाँव को खाली नहीं करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक की, जब तक हमसे लड़ा जाएगा। तो इस समय युवा अपना काम धंधा छोड़ करके हाँ, पूरा हम तो दिन रात तो यही है। अभी हमारी महा मीटिंग है 28 तारीख को, वहाँ यही इसी महीने के संडे को 28 तारीख को यही मीटिंग होगी। हमने पूरे आसपास के गाँव को बुलाया, जितने हमारे गाँव में, दिल्ली कैंट में गाँव लगते हैं, सबको बुलाया, सब हमारे साथ खड़े हैं, सब ने हमारे समर्थन दिया। ग्रामीण एरिया में 360 गांव एक सबसे बड़ी वो माना जाता है महापंचायत। 28 तारीख को हमारी वो महापंचायत भी होगी, गाँव में ही होगी, जी यही होगी, जिसमें हमारे 360 गांव इस विषय पे आके और हमारा समर्थन करेंगे और सरकार से फिलहाल तो अनुरोध ही करेंगे। स्कूल से लौट करके आ रहे हैं। तो बेटे क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? सर अगर हमारी अगर ये मेहरम नगर तोड़ दिया जाएगा तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हम पेपर नहीं दे पाएंगे, हम फेल हो सकते हैं और हमारा करियर खराब हो सकता है, इसलिए मेहरम नगर ना तोड़ा जाए। छोटे छोटे बच्चे सर सबको परेशान यार जी, घर से बड़ी कोई चीज है? हाँ, छत से बड़ी। किस तरफ चलना है बताइए। वेरी गुड। जिस टाइम भी मोदी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, उन्होंने पब्लिक से हाथ उन्होंने हिलाया है, तब भी आप ये गाँव नहीं देख पा रहे हो। मेन रूट लगता है, जो भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े नेता, एम्बेसीज वाले सब यहीं से आते हैं। यहाँ से मोदी जी हमारे सामने गए हैं, यहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी है, हाथ हम सबको दिखाया है, उसके बाद यहीं से जाते हैं और पूरा गांव इस चीज में समर्थन करता है। जब भी वीआईपी रूट लगता है, जब ये दीवार नहीं थी, यहाँ पे दीवार भी नहीं थी, उसके जब बाद मोदी जी आए थे पूरा यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी। जब यहाँ पे पूरा यहाँ से अमित शाह हर दूसरे तीसरे दिन जो रोड है ना, ये रोड जिस यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे पहले हमारा टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, पहले हमारी सारी टैक्सी यहाँ लगती थी, पहले ये रोड नहीं था, ये रोड बाद में बनाया गया है, अभी 7-8 साल पहले, 10 साल मान लो। पूरे गांव के युवा आप देखिए कि इस समय अपने गांव को बचाने के लिए सब, जो आमतौर पर दिन के समय में, ये वर्किंग डे है, दिन के समय में सब अपने घरों से निकलते हैं काम धंधों पर, लेकिन सब यहाँ पर
अपने गांव को बचाने की जहद में लगे। हाँ हाँ ये हमारे मुगलों के टाइम का गाँव है। ये सब तो सरकार ने दिया होगा, सीवर रिवर सब चीज़ों का बात, फिर अब यही सब चीज़ें हटाया जाने का। जी, ये हमें जो वाटर सप्लाई दे रखी है उसका भी हम टैक्स देते हैं। वाटर टैक्स देते हैं हम। और जैसा कि मैंने बताया, स्वच्छता अभियान का भी पैसा देते हैं। ये जो स्वीपिंग हो रही है या सीवर या जो भी कुछ है, हम 1000 रुपये सालाना वो भी दे रहे हैं। ये जो लोग दिल्ली से बाहर हमारा ये वीडियो या जो ये न्यूज़ देख रहे हैं ना, वो ये समझे कि ये जगह कहाँ पर है। जब आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो लेफ्ट में ये जगह पड़ती है पूरी, तो वहीं का ये बिल्कुल साथ है। ये हमारे यहाँ 1979 में इंदिरा गांधी जी भी आई है यहाँ। अच्छा, 79 में। ये हमारी महिला शक्ति बैठी है, आप उनसे बात। जी जी, सब जा रही है महिला शक्ति। अब तो गाँव क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है? मैं क्या बताऊं। चलिए, मेरे को बाप गलत हो रही है। ये तो हमारे बच्चे रह जाएंगे नहीं, है ना। चक्कर ये है सारा है, हमारे बच्चों को चाहिए ना यहाँ पर स्कूल है, सब काय की साधन है, जैसे जब से रह रहे हैं ऐसे ही रहने चाहिए ना। नहीं हम उन्हें कहते कुछ भी एनर्जी को नहीं, वो हमें कहते थे ऐसे ही रहना चाहिए था ना। ये काम उठा रहे तो गलत ही है ना। हमारे बच्चों की छोटे छोटे इनकी सबकी जिंदगी खराब ही है। फिर है, हम तो यहाँ पे क्या नाम है बहुत दिन से हैं। 60 साल तो मुझे ही हो गए, यहाँ उम्र मेरी होगी। ब्याह कर आई थी यहाँ पर? हाँ, ये देखिए ब्याह कर। मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी है। 90 साल की तो मेरी जिठानी है, जो मेरी जिठानी बनी हो उन्होंने मेरी शादी करी है खुद। 100 साल से ऊपर है हमारा गाँव। अच्छा, उन्हें पता, मैं छोटी सी आई सन 77 में। ठीक है, अब लगा लो कितने साल हो गए। सही बात है। 10 साल की थी मैं, सन 77 में आई थी। सन 77 में मेरी शादी हुई, कुछ भी ना था, खेत है सारे में यहाँ। और ये 60 क्वार्टर है हमारे, इन्हीं के भैया हैं ये सारे, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसे सारे ये भी रह रहे हैं। कोई बाहर की दुनिया ना आ रही यहाँ रहने। मतलब कि एक ही परिवार के, जैसे किसी के 4 भाई हैं, किसी के 3 भाई हैं, तो नहीं रह पा रहे क्वार्टरों में एक भाई, वे ही अपने घर मकान बना कर रहने लगे यहाँ है। वही तो कह रही हूँ, वही है कोई ना। मैं तो बहुत अब की ना हूँ मैं। और फिर बाद में अभी मेरी शादी होने के बाद में 83 में आई मैं, सन 83 में अगस्त के महीने में आई हूँ। अब तुम देख लो मेरे को, यही हूँ मैं, कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से के बाद मेरे ससुर, फिर उनके बेटा है, फिर हमारे आदमी, 4 पीढ़ी होगी मेरे सामने यही। 4 पीढ़ी से मैं देख रही हूँ इनको, आज से नहीं है, 4 पीढ़ी से है यहाँ पे। कि जिस तरह से गांव एक बसा हुआ है, मैं तो प्रधानमंत्री जी से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल, आज कहाँ है वो? हमारा विकास नहीं, हमारा तो विनाश हो रहा है। हमारे साथ तो विकास की जगह विनाश की बात चल रही है। और हमारा कहाँ विश्वास वो जीत पा रहे हैं, जो हमने जिस विश्वास से उनको अपने मत से प्रधानमंत्री बनाया है। कम से कम हम लोगों की तरफ देखें, ये सारा ही गांव जो है टोटली ऐसे लोगों का है कि जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं। क्या हम लोगों पे ही अत्याचार होते रहेंगे? हम सदियों से अत्याचार झेलते आए हैं, अंग्रेजों के अत्याचार हमने झेले हैं। परतंत्र नागरिक और हम लोग, हम भारत के परतंत्र नागरिक, हम मूल निवासी इस देश के हैं। हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो नारा है उसको बनाए रखें, ना कि उसके विपरीत काम करें। कोई भी एजेंसी है, कुछ भी है, 60 साल से अधिक तो हमें यहाँ पे हो गए हैं आए हुए। इससे पहले हमारा गांव
जो एयरपोर्ट का अराइवल हुआ करता था वहाँ पे था, वहाँ से उठा गया। और फिर मैंने ये भी सुना है कि एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापित किया जाता है तो उसको वहाँ से नहीं उजाड़ा जाता है। फिर ऐसी ये पाबंदियां हम लोगों पे कहाँ से आ गई हैं? कौन सा कानून ये कहता है? दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश का विकास और जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, वैसे ही हमारा भी है। एक परिवार से 2 बने हैं, 2 से 4 बने हैं, 4 से 8 भी बने हैं। तो हम 60 क्वार्टर में सीमित नहीं रह सकते। ना हमने किसी की जमीन पे कब्जा किया है, ये हमारे अपनी देश की जमीन है, हमारी अपनी है। ना हम रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है। हम बाहर से आए हुए नहीं है, हम भारतवासी हैं। भारत के संविधान को मानते हैं हम। मैं तो फिर भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप तक अब अगर हमारी आवाज पहुंचती हो तो इस बात पर गौर किया जाए, हमें ना उजाड़ा जाए। हम जहां हैं वहीं ठीक है, जैसी स्थिति में है। आज अगर हमें उजाड़ा गया तो हमारा गांव 50 साल पीछे जाएगा। हमारे बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, काम का क्या होगा, जो आसपास ही काम उनको मिला हुआ है। आपको पता है देश में बचत उत्सव चल रहा है और उस बचत उत्सव में आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आपकी तो सभी कुछ ही परेशानी में आ गया। क्या कह सकते हैं जी, हमारे लिए तो कोई उत्सव नहीं हो सकता। हमारे लिए कोई उत्सव नहीं हो सकता अगर हम पे ये विपदा है तो। हमारा इतना बड़ा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमारा बड़े बुजुर्ग की पैदाश है, क्या पीढ़ी से हमारी बुजुर्ग गुजर की वहाँ से है बगा दिया। हमारे को परले गांव नहीं है, उसी में मस्जिद में पढ़ाई होती थी। हमारे बहुत बड़े बड़े इनकी गांव के अंदर किला खिंचौड़ है, मस्जिद में पढ़ाई करते तो बहुत बुढ़े हो के सब चले गए उधर। हमारे को कुछ दिन में जब हो गया, हम इतने बड़े बड़े हमारे को यहाँ भगा दिया। हमारे को साल का बहुत 90-95 में साल मेरी उम्र हो रही है। हमारे तो बड़े बड़े जो कितने हमारे भाई चाचा था, उनके भी हमारे परदादा सरदादा वही से, और यहाँ भी कई पीढ़ी गुजर गई। हम बहुत दिन तक रह रहे हैं। तो अम्मा, अब जब गाँव उजड़ रहा है तो कहाँ जाओगे, कहाँ क्या करोगे? रोड पे यही रखो ना, हमें क्यों उजाड़ो जी गाँव। हाथ जोड़ कर विनती है हमारी, ये बच्चे स्कूल हमारे आगे बना है ये भी, और ये एनर्जी भी हमारे आगे यहाँ रहे पे ही आई है। ये जितनी पीछे एनर्जी महंगे एनर्जी वाले बन गए सब जगह पीछे कमांडो, ये यहाँ पुलिस कॉलोनी हमारे यहाँ रहे पे ही बनी है। हाँ, शंकर विहार जो बन गया ये हमारे खेत सुनो थे। ये, अरे वहाँ क्यों जाओ शंकर विहार, फूल सिंह का छोड़ छोड़। हाँ, ये सुनियो, ये तारे आगे की बात है। ये जो थाना बना हो रहा है ना, ये बना थाना, ये चौकी, वो सब कुछ बन रहा है, पुलिस कॉलोनी, ये टंकी भी हमारे आगे यहाँ बनी हो रही। वक्त तो हमारी पैदाश है, बहुत बड़े वो का है मंतजी। और ये जो ये बना हो रहा है सब यहाँ, अली कमांडो ये भी हमारे आगे आई। और अब आई है कब है, और वो शमशान भूमि घेर ली, जब तक आग लगाई है यहाँ, जब तक आग नहीं लगी उधर भी आ गए इधर भी आ गए। और ये शमशान भूमि वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं। कहा हमारे बच्चे पढ़े स्कूल, हमारे बच्चे इनका ये बना पहले वो बारात करे और वहीं स्कूल वो बना, वहाँ बाहर वहाँ से वहाँ भेजे गए। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? भाई हम तो बुढ़े भी हो लिए और बड़े बड़े जा भी लिए भगवान में। क्या पिड्डी जाली मारी, 20 पीढ़ी तो हमारी वहाँ गुजर गई। और कितने साल हो गए? 95 साल मारी भाई, बहुत साल हो गया हमने। और नू क्यों उठा दोगे थम हमने, हम तो भाई डल रहेंगे हमारा साथ दो तो बात। ये कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा नोटिस आपको क्यों दिया गया है कि क्यों खाली करने के लिए कहा जा रहा है? ये पागल हो गए वे, जब हमें बुढ़े हो गए, हमारे माँ बाप नाना दादा परदादा सब वे हो गए हैं, और आड़े भी कर रहे हैं आड़े। ये मकान भी मंजूरी ले लेकर बनाया को बोर्ड से। ये देखिए 81 की ये रसीद दिखाइए, क्या रसीद का क्या? जो हमने मकान का किराया दिया है, हाउस रेंट जो हमने दिया है 81 का,
ये वो पानी का भी बिल जा रहा है, पानी का भी ये नहीं है नहीं। भाई आप यंग हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज के लिए? सर हम तो इतना ही सोच रहे हैं, हम तो सरकार को यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आए, रेखा गुप्ता जी आए जो हमारे CM है दिल्ली की, जिन्होंने बोलते हैं कि झुग्गियाँ नहीं हटेंगी, घर नहीं हटेंगे, तो झुग्गियों को हटाया जा रहा है। यहाँ पे तो पक्के मकान है, आप चारों तरफ देखिए यहाँ पे पक्के मकान है। अब अगर आप पक्के मकानों को हटा दोगे, 100 साल पुराने गाँव को हटा दोगे तो ऐसे कहाँ चलेगा? सारे लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे? सबकी नौकरियाँ चली जाएंगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहाँ घर वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब वहाँ पे ये लोग मकान को हटा के, एक गांव को हटा के, जो इतना पुराना गांव है, जो धरोहर है, ये एयरपोर्ट भी हमारे बाद बना है, ये NSG हमारे इतने सालों के बाद अभी आया है। अब इसको हटा के, इस गांव को हटा के यहाँ पे पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। लोगों का रोजगार हट जाएगा, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? बच्चों का स्कूल है, सब इसी में पढ़ते हैं, सबकी एजुकेशन खराब हो जाएगी, करियर खराब हो जाएगा। अभी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उनका करियर खराब होने वाला है। अब ये यहाँ पे कई गांव में ऐसे हैं जिनकी लड़कियों की शादी है, जिनके लड़कों की शादी है, अब उनकी बेटियों को कौन जाएगा? अब गाँव ही नहीं रहेगा तो शादी का। पहले उन्होंने हमारा यहाँ पे एक तालाब होता था, उनको घेर लिया, वो ले लिया। हमने सोचा चलो सरकार के काम में जा रहा है, तो हमने सबने सहयोग दिया, पूरे गांव वालों ने, तो गांव के इसमें चला गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारा जो मंदिर था वो भी घेर लिया। हमें लगा कि चलो वो भी सरकार के किसी काम में जाएगा, तो उसके लिए भी हमने विरोध प्रदर्शन नहीं करा। अब इनकी ये मंशा हो रही है कि अब ये हमारा गांव हटाना चाहते हैं। शमशान घाट था हमारा, वो घेर लिया। उसको घेरने के बाद अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी हमारा पूरा गांव को उठा के पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब ये ऐसी नौबत आ गई कि लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? किसी आधे से ज्यादा लोग घर ही नहीं है, जिनका यहाँ पे कुनबा खानदान यही 7-8 पीढ़ियां निकली हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे बड़े बुजुर्ग से बात करिए सर। इस बार दिल्ली में 26 साल के बाद भाजपा वापस आई है, तो उसका आने का क्या आपको मिला फायदा? कितना अच्छा फायदा मिला सर, हम घर से बेघर हो गए। हम अगर उनको बुलाने नहीं चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम संसद में बिजी हैं, हम वहाँ बिजी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक न एक बहाना लगा के नकारात्मक काम किए जा रहे हैं और यहाँ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। उनकी प्रति कोई देख नहीं रहा। बच्चों की कितनी पढ़ाई हो रही है, कितनी टेंशन आ रही है लोगों के दिमाग में कि यहाँ से जाएंगे कहाँ? उनका रोजगार, उनकी पढ़ाई, उनके बच्चे इतने परेशान हैं कि उनको रात दिन नींद नहीं आती, गले पे तलवार लटकी हुई है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। सर जी, हमने माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय जो हमारी सांसद है, हमारी सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे जो पार्षद हैं, उनसे हम व्यक्तिगत मिल चुके हैं और हमने उनको रिटिन में भी लिख के दिया है। गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, CM को, विधायक को, इनको हमने लिखित में लेटर दिया है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा कुछ हल निकालिए। सर, वो रिटिन में देने के बाद भी आज तक हमारे को उस पत्र का कोई भी आंसर नहीं मिला है। और रही बात ये, जिस समय एक 1.5 महीने पहले हम उनसे मिलने के लिए हमने टाइम मांगा, तो हमें ये बता दिया गया कि जी इस समय जो है ना, बहन जी जो है पार्लियामेंट में बिजी है, यानी हमारे यहाँ की सांसद कि जी वो पार्लियामेंट में बिजी है। तो रिस्पेक्टेड सर, इस समय तो पार्लियामेंट भी नहीं चल रही है, अभी तो बहन जी कम से कम आके हमें, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ये आदेश माननीय गृह मंत्री जी के हैं, NSG के शोल्डर पे रख के, किसकी हिम्मत है? बहन जी भी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अमित शाह जी के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगी। इस समय तो हमारा ये है भाई, लाओ बिल्डोजर और चढ़ा दो हमारे ऊपर, घर तोड़ोगे हमें भी तोड़ दो यार, बस अब तो यही हो सकता है। और क्या ये क्या बेटे बताओ? हम स्कूल जाते हैं और हम छोटे बच्चे हैं। जोर से बोलो। हम स्कूल जाते हैं और हम छोटे बच्चे। जैसे कई बच्चे बताए, सबके स्कूल, सब पेरेंट्स ने बताया। अब ये बताइए कि ये आपको कोई लास्ट डेट दी गई है किस तरह? 30 सितंबर। 30 सितंबर। 30 सितंबर। और उसके लिए ये है आदेश कि जी 30 सितंबर तक आप या तो खाली कर दो अपने आप, अदरवाइज हम बुलडोजर लाके इसको डेमोलेट कर देंगे और डेमोलेशन का चार्ज आपसे इंडिविजुअली लेंगे। मतलब कि आपकी जगह तोड़ी जाएगी और तोड़ने के पैसे भी आपसे मांगे जाएंगे अगर। और हमें ये अब भी कोई वो नहीं है कि हम इसका कोई सब्स्टिट्यूट कि चलो
चलो जी मान लिया भारत सरकार को इस जगह की कोई जगह की जरूरत नहीं है सर। मैं बताऊं असली बात क्या है, माननीय गृह मंत्री जी आए थे एमपी के चुनाव में हमारे महरमनगर गांव में। उन्होंने आके ये देखा है यार एयरपोर्ट के पास तो बड़ा क्षेत्र है और यहाँ तो बड़ा अच्छा जो है कमर्शियल प्रोग्राम हो सकता है। ये दलित लोग हैं, छोटे मोटे अनपढ़ गवार लोग हैं, मारो इनको किक। और आप बार बार ये कह रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके समुदाय के कारण ये सब चीजें हो रही हैं? बिल्कुल डेफिनेटली सर, यकीनन ये दलितों का और परेशान किया जाता है, शोषित किया जाता है। शुरू से यही होता है, अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया और अभी मोदी भी ऐसे कर रहा है, बीजेपी सरकार भी ऐसे कर रही है कि दलितों का मतलब शोषण किया जाए किस तरीके से मतलब इनको उजाड़ा जाए। हम 65 में उजड़े तो अब हमने स्टैबलाइज किया है और अब यहाँ से उजाड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? रोड पर रहेंगे, झुग्गी में रहेंगे, कैसे रहेंगे? रहने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही, नहीं कुछ नहीं किया जा रहा हमारे साथ तो मतलब नालायक समझ रखा है, बेकार समझ रखा है, घर से बाहर फेंक दो। अरे यहाँ नहीं फेंकना, रोड पर जाकर कब्जा करेंगे, फिर कहो कि तुम्हारी कब्जे की जगह है। अरे कब तक करेंगे हम? कब तक जुर्म सहे इनका, बीजेपी का, अंग्रेजों का, मुसलमानों, कब तक सहन सहे? आखिर हमारा भी देश है, हम भी देश के वासी हैं, हम भी नागरिक हैं, हम भी इंसान हैं। वो तो हम जानवर तो है नहीं कभी उठा के फेंक दिया, चले जाओ जी यहाँ से। सर एक चीज समझाइए, जो भी स्टेटस हो आज जो आपको नोटिस आया ये तो पहले से ही होगा, जब वोट मांगने आते हैं तब ये सब बातें बताई गई थी कि ऐसा हो सकता है। आज तो बुलाने से भी नहीं आ रहे, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं बोलते। वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते, हमको वोट दो। बांसुरी मैडम भी आई थी, उन्होंने भी बोला कि मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ। अब वो हमारी सुनवाई कर नहीं रही है। एमपी के चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे और वो मंत्री यहाँ पे आए हैं वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने आते हैं तब हाथ जोड़ के आते हैं, हमारे पैरों में पड़ते, गले लगाते हैं, हमें बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और आज हमारे पे ये बित्ता पड़ी है तो कोई हमारे पास नहीं आ रही, कोई सरकार नहीं आ रही, हमारे घर तोड़ने की नौबत आ रही है। हमें रात दिन टेंशन हो रही है, हम सो नहीं पा रहे बिल्कुल भी। हमारे बच्चे तक के भी ये कह रहे कि मम्मी हमारा घर टूटेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। ये देखो ना, अगर जनता उठा सकती है ना तो जनता गिरा भी सकती है। ये भी देखो, हम यहाँ से कहीं डिगने वाले नहीं, अपने जगह पे ही रहेंगे, यहीं पे। हम महरमनगर नहीं छोड़ेंगे। हमारी पीढ़ी यहाँ से 400 साल पुराने यहाँ से रह रही है और 5वीं छठी इतने 1874 से, उससे पहले से यहाँ पे बसा हुआ है, आज से नहीं है। 7वीं पीढ़ी चल चुकी है हमारी यहाँ पे। ऐसे नहीं रह रहे। जब कहा जा रखे, जब ये वोट मांगने आते तब वोट मांगते, तब ये ऐसी बातें क्यों नहीं करते? क्यों हमें झूठा दिलासा दे के जाते हैं यहाँ पे? के साथ अमित शाह, अभी कैमरा इस पे जूम करेंगे तो देखिए अमित शाह जी हमारे गलियों में हमारे से मिल, खुद यहाँ पे गलियों में अमित शाह जी होने वाले गृह मंत्री यहाँ मिले गए हमसे। ये एक सेकंड समझाइए, जब ये जब लोकसभा का चुनाव था बांसुरी स्वराज के साथ अमित शाह जी आए थे, तस्वीर जो आप दिखा रहे, दिखाइएगा एक बार। ये देखिए खुद अमित शाह जी हैं, ये गांव के लिए सारे गांव के लोग हैं, आपको ज्यादातर लोग दिख जाएंगे यहाँ पे आसपास खड़े हुए। पर लेकिन इस टाइम अभी जब ये हमारी सिचुएशन है, ना हमारे एमएलए आ रहे हैं, ना हमारे एमपीज आ रहे हैं। अभी ये यहाँ पे आके इन्होंने विजिट करके देख लिया है, अब इन्होंने यहाँ पे आके विजिट करके देख लिया है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में एक जगह है, तो क्यों ना इसको हटा के यहाँ पे कुछ नया बना जाए, क्योंकि ये इस टाइम ऐसी जगह है। सर जैसे एरो सिटी बनी है ना सर, वैसा यहाँ पे एरो सिटी की जैसे यहाँ बनाना चाह रही है, चाहे अडानी को या अंबानी को। डेवलपमेंट के नाम पे गरीब लोगों को, दलितों को ऐसे सता नहीं सकते। कह रहे हैं कि यहीं से कहानी चेंज हो गई, जब से आने कहीं से चेंज हो गई है। करके गए हैं, हम बड़े खुश हुए। हमारे गांव में गृह मंत्री जी आए हैं, अब तो हमारे गांव में घी दूध की नदियां बहेंगी। सर ये घी दूध की नदियां बह रही हैं क्योंकि इन्होंने, नहीं सर हम गरीब आदमी, हम उनका क्या खून बहाएंगे? हम तो अपना खून बहा सकते हैं। मोदी जी ने एक नारा दे रखा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सर हमारा तो खुद ऑलरेडी मकान है, वो उनको झुग्गिया बनाना चाह रहे हैं वो। सर ये अच्छी बात नहीं है ना कि जब गरीब लोगों को तोड़ रहे हैं वो। तो कोई सब्स्टिट्यूट, कोई रास्ता भी तो नजर नहीं बता रहे। तो जाके डेट दे दी कि 30 तारीख को। सर हम कहाँ जाएंगे 30 तारीख को? कोई इनसे पूछना चाहे तोड़ेंगे, वो भी हमसे पैसे लेंगे। सर हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई मोदी जी से ये बात पूछे। सर वीडियो खत्म होने में, सर आप ये बताइए कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या मांग है? कोई वैकल्पिक आप जगह चाह रहे हो या इसको रोकना चाह रहे, क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, हम यहीं रहेंगे। हमें सर हम यहीं रहे और यहीं रहेंगे। अब हमको जमीन नहीं चाहिए, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। वो बोलेंगे
आपको इतने करोड़ की जमीन, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने गांव में रहना है, हमें अपने गांव में रहना बनती है ना, सालों साल लगता है। गरीब इंसान कैसे बनाता है? आज हमसे आके पूछो, जब हमारे पे ये बित्ता पड़ी है ना, तो हमें पता है सालों साल में कैसे गरीब इंसान कमाता है और अपना घर बनाता है। आपको भी पता है। और आज वो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। मान लीजिए ये अगर हमें कुछ मान लीजिए कुछ जमीन दे देते हैं, मान लीजिए सर। जी जी जी। हम यहीं रहेंगे, अपने बच्चे न लेकर कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता कितने साल हो गए हैं, कितनी पीढ़ी हमारे बच्चे बुढ़ापे मर भी गए बेचारे बुढ़े। बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे? स्कूल, काम धंधे हैं। क्या नाम है आपका? गंगा। देखिए गंगा जी कितने साल की हो गई गंगा जी? मैं लगा लो 100 पे पहुँच रही। तब से आप देख रही हैं जगह? जब से देख, बड़े बूढ़े भी मर गए, जिन कितनी पीढ़ी चली गई, वहाँ से उठा के यहाँ पटके। अब कहाँ पटकोगे? जब हमारे नु हाथ जोड़ते हैं, पोती पोते पड़पोते सब हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हम यहीं रहना चाहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। बस काम धंधे हमारे यहाँ, बच्चे स्कूल। मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। ये अमित शाह जी सर मेरी फोटो आप इसको दिखा सकते हैं। बीजेपी से? मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने वोट भी दिलवाया? सर मैंने वोट दिलवाया, मैंने यहाँ पे कैंपेनिंग करी है लोग बागों। सर मैंने खुद कैंपेनिंग करी है। ये देखिए आप दिखा सकते हैं, ये अमित शाह जी के सर, ये हमारे यहाँ से पार्षद उठे थे तो उनकी फोटो है सर। ये आप दिखा सकते हैं, ये अमित शाह जी के साथ फोटो रही है हमारी। ये सर हमने खुद वोट दिलाई, हाथ जोड़ जोड़ के पब्लिक से जुला के, और आज वो हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर रही है। अच्छी बात नहीं है। नहीं वोट लेकर गद्दार बन जाओ। हाँ सर आपने केवल पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। हम एक मिनट किया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते। अब रेखा मैम खुद कह रही हैं कि जब तक कोई मकान तोड़ता नहीं जाएगा, जब तक इनको पक्के मकान नहीं दिए जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे पक्के मकान होते हुए इनको तोड़ा जा रहा है। सरकार से कोई आके मिल नहीं रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है कि आप ये सब्सिट्यूट देखिए, मान लो ये हमें जमीन दे देते हैं, मान लो वो जमीन क्या ये हमें क्या 60 क्वार्टरों के हिसाब से देंगे? मैंने आपसे एक बात कही, जो क्वार्टर सन 65 में एक आदमी के नाम अलाट हुआ था, आज उसके एक आदमी के परिवार में, आज उस एक आदमी के परिवार में 60 आदमी हो गए। क्या उसको वो 60 आदमियों की जमीन देंगे? नहीं। और दूसरी बात, अगर वो देंगे तो हमारे घर तोड़ के हम क्या दोबारा घर ही बनाए जाएंगे क्या सर? इतने हम कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी है कि बार बार घर ही बनाए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रांत। ये तो क्या सबने वोट दिया, सब किसे वादा किया, सब वो बयान दिखा रहे हैं अमित शाह जी खुद आए। बाकी सब चीजें अलग चीज है कि आप लीगल हैं इलीगल हैं। बड़ी बात यह है कि इतने सालों से गांव बसा हुआ है, तो एक गांव को अगर आप तोड़ रहे हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी जिसकी आबादी से सरकार बनती है? तो पूरा गांव हमने देख ही लिया है, खबर सबको समझ में आ ही गई है। ये पूरा गांव जिस तरीके से दिल्ली देहात के गांव होते हैं आजकल, जो अर्बनाइज विलेज जिन्हें कहा जाता है, उसी तरीके के गांव हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, उन्होंने अपने थोड़े थोड़े बना लिए आजकल के लायक। तो अब ये पूरे गांव में इनके सामने खतरा यही है कि अब सड़क पर दोबारा किसी भी क्षण आ सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख की तारीख है। तो 28 तारीख को आप लोगों को सब आ रहे हैं? हाँ जी, हमने महापंचायत का आयोजन किया है। सारे गांव का है, आसपास के जितने दिल्ली कैंट के क्षेत्र, और भी बाहर से मदद आ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े चेहरे आ रहे हैं जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गांव बचाने के लिए। हम इतनी आसानी से तो देखो अब घर खाली करेंगे नहीं, हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, हमारा सब कुछ यहीं, स्कूल कॉलेज सब कुछ यहीं पढ़े। हमारे बच्चे हैं, उनके पेपर आ रहे हैं। अब 30 तारीख को ये तोड़ने के नोटिस दे रहे हैं और हमारे बच्चों के पेपर आ रहे हैं 5-6 तारीख को। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपना घर खाली नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए है ना हमें मरना क्यों नहीं पड़े। नहीं, मरने की बात मत कीजिए। देखिए आपके लोग मरना ही पड़ेगा, जब नहीं बचेंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? पर हम घर खाली नहीं करेंगे। इतनी 80 साल की उम्र हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमने बड़ी मुसीबत से घर बनाया है। ससुरा मर गया, दादा सरे मर गए, दादी मर गई। बताओ भाई, हम 16 साल के आए थे। 16 साल की उम्र में? और क्या? मैं 10 साल की माई हूँ। हमें यहाँ लाइट कुछ भी नहीं थी। हाँ, कुछ भी लाइट
कुछ नहीं थी यहाँ, हमने यहाँ बसाया। टैंकर आते थे पानी के लिए, कुएं में से जाके खेतों में से पानी लाते थे, एयरपोर्ट में से पानी लाते थे। कितनी दुखी थे हमने, बड़ी मुसीबत पाई है हमने। अरे महिलाओं को भी आगे आने तो बोलने दो ना। दुखी थे हमने, घर बनाया, कुएं से पानी निकालते। देखिए सब लोग अपनी कहानी बता रहे हैं, कब ये लोग आए थे। ये 16 साल में आई थी, 10 साल में आई थी, तब कुआं होता होगा यहाँ पर। तो बिल भी बढ़ते थे, ये हमारा काम नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए हमारा काम। कुएं से पानी लाते थे, एक गड्ढा में से पानी भरते थे। हमें 50 साल हो गए। 2 बजे उधर किया, पहले हमारे मकान वहाँ थे। 50 साल नगर में अब लड़के टूटे हुए थे, अब सुधरे। अब बच्चे उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्या करेंगे, शादी करेंगे, क्या घर मकान। सिचुएशन में दिवाली है, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, हम तो माता रानी से यही कहेंगे कि हमारा गांव ना टूटे। ठीक है, सरकार से भी यही गुजारिश है सबकी, यही रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं हमारी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि हम आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर आई थी, क्योंकि ये विक्रांत, ये खबर के बारे में बताइए कि किस तरह से ये खबर आपको। देखिए, इस गांव के बारे में पता चला था कि नोटिस आया हुआ है, तो सोचा यहाँ पर जाकर देखा जाए। और पहुंचे हम लोग मंदिर में, गांव में घुसते ही मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, वहीं पर ये लोग सब अपना धरना और वो कर रहे हैं, और वहीं पर लोग आ भी रहे हैं। अब ये इतने पुराने गांव के सामने संकट आ गया, तो निश्चित तौर पर पूरा गांव भी एकजुट हो गया। और इनका यही कहना है कि अब एक महापंचायत की जा रही है दिल्ली के 360 गाँव की, जो सबसे बड़ा दिल्ली में गाँव की सबसे बड़ी बॉडी उसी को कहा जाता है। तो वो 360 गाँव की महापंचायत होगी और उसमें आगे के फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि सरकार के लिए भी इतनी आसानी से इस गाँव को तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन गाँव वालों से बातचीत करके अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, जैसे विक्रांत ने बताया कि कोई बीच का रास्ता निकले बेहतर होगा, लेकिन जो भी होगा आपको स्वतंत्र पे बताया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र ऐसे ही लोगों की आवाज़ आपको दिखाता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।